हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं एमपी पीएससी 2025 के लिए आपके लिए एक एमपी जीके की टारगेट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं डेली आपको 25 टू 30 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या एमपी पीएससी ने पूछे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। साथ में अदर जो ऑप्शंस होते हैं उनकी डिटेल पर भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। मेरे को पूरी उम्मीद है आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे और जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। दोस्तों, यह प्रश्न हाल ही में आयोजित एसएफएस स्टेट फॉरेस्ट मेंस के पेपर में पूछा गया। किसमें? स्टेट फॉरेस्ट मेंस के पेपर में पूछा गया। अब आज तक आपने क्या पढ़ा होगा कि विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, किस जिले में उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, उसका उप विभाजन आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज इस प्रश्न की हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1086 किलोमीटर उसकी लंबाई हमें अन्य किताबों में देखने को मिलती है, परंतु यह इसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं है। जो एमपीपीएससी ने आंसर माना उसका क्या आंसर माना, तो विंध्याचल पर्वतमाला की जो लंबाई थी वह 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। तो यहाँ देखिए, 1086 किलोमीटर अन्य किताबों में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या है, 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर तक। विंध्याचल पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान के अरावली पर्वत से शुरू होती है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए छोटा नागपुर के पठार पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश के इसके 3 उपविभाजन बताए जाते हैं। सबसे पूर्व वाले को कैमूर कहा जाता है, मध्य वाले को भांडेर कहा जाता है और पश्चिमी वाले को विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा। विंध्याचल पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सर गुडविल, या जिसे सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा की है। तो दोस्तों, कितने फैक्ट हुए, तो सर कम से कम आपने 5 फैक्ट हमें बताए हैं और इसका राइट आंसर क्या है, तो 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से कहाँ पर बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। यहाँ भी स्टेट फॉरेस्ट मेंस के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, कभी हम ऑप्शन से जाते हैं तो आपको कटनी दिख रहा होगा, उमरिया दिख रहा होगा, शहडोल दिख रहा होगा। आप सभी को पता है कि जो बॉक्साइट है वो टर्सरी क्रम की चट्टानों में क्या होती है, प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है, टर्सरी क्रम की चट्टानों में प्राप्त होती है। और यह बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम जो है उसका अयस्क है मेनली। और यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पूर्वी भाग में पाया जाता है। आइए मैं मैप में एक बार आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर यह पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इधर मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, फिर हमारा कटनी, उमरिया, शहडोल आदि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बॉक्साइट के बारे में हमने क्या बात करी कि सर यह टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर कटनी, उमरिया, शहडोल। आप सभी को यहाँ पर पता भी होगा कि जो बॉक्साइट है उसका सबसे पहले उत्खनन, यानी सबसे पहले कहाँ पर खनन किया गया था बॉक्साइट का, तो 1907 में कटनी जिले में सबसे पहले उसका खनन किया गया था। इस बात की भी आपको याद रखना है। बॉक्साइट किस में, एल्युमिनियम में। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो एल्युमिनियम है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य है। आप सभी को याद रखना होगा, ये भी एमपीपीएससी ने पूछा था, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवपुरी जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रशासनिक आधार पर जब हम वनों की बात करते हैं, किस पर, प्रशासनिक आधार पर वनों की बात करते हैं, तो मेनली इनको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो सर एक है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन।
ठीक है, यहाँ 3 भागों में बांटा जाता है। आरक्षित वन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, नियम कानून बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, संरक्षित वन में थोड़े नियम ढीले हो जाते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। फिर अवर्गीकृत वन में इतने कोई नियम कानून ज़्यादा चलते नहीं हैं, थोड़े बहुत नियम कानून अवर्गीकृत वन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, आरक्षित वन है। आरक्षित वनों की बात करते हैं तो लगभग 65.3% क्या है, हमारे यहाँ आरक्षित वन है। फिर उसके बाद संरक्षित वन की बात आती है तो संरक्षित वन 32.4% है, और साथ में अवर्गीकृत वन क्या है, 1.8% हमारे मध्य प्रदेश में है। तो देखिए इसमें क्या पूछा था, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो आपको क्या दिख रहा है, 65.3। तो क्या आंसर होगा, 60% से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 60% से अधिक। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है भारत में। लगभग कितने क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में वन फैले हुए हैं, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, वन क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि 25.14% क्षेत्रफल है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो आपको दोनों पॉइंट भी याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ पूछा जाता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किस प्रकार के, ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए कितने सारे हमने फैक्ट याद किए कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित वन है जो 65.3 है, और सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। यह भी आप याद रख लीजिएगा। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। क्या है, उत्तर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी कितनी सहायक हैं, तो सर उसकी 41 सहायक नदियां हैं। जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ है इसका राइट साइड और यहाँ है नर्मदा नदी का लेफ्ट साइड। ठीक है, जब हम उत्तर की ओर से बात करते हैं तो सबसे पहली नदी इसमें आके मिलती है, उसका नाम है हिरण, जबलपुर के पास। फिर आपको एक क्या मिलेगी, बनास नदी मिलेगी रायसेन के पास। फिर आपको कोलार नदी देखने को मिल जाएगी। कोलार के बाद आप सर सीप नदी ले लीजिए, पेपर में पूछा गया है। सीप नदी के बाद आप आओगे तो आपको मिलेगी सर चोरल ले लीजिए। चोरल के बाद आप मान ले लीजिए, और मान के बाद हथनी नदी ले लीजिए। तो यहाँ पूरी नदी कहाँ से आके मिलती है, तो यहाँ सभी नदी उत्तर दिशा की ओर से आकर किस में मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है कहीं पर शेर दूधी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरण। अब हमने बात करी है इतनी, तो थोड़ी बात और कर लेते हैं कि सर एक बार बता दीजिए कि कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है, उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए ये हमारी क्या नर्मदा नदी है। इधर से आते हैं तो एक गोई नदी आती है, गोई के बाद कावेरी नदी आती है, कावेरी के बाद गंजाल आ जाती है, गंजाल के बाद तवा आ जाती है, तवा के बाद दूधी आती है। फिर दूधी के बाद आगे जाओगे तो आपको मिलेगी कौन सी, शक्कर नदी। शक्कर के बाद आपके जाओगे तो शेर नदी मिलेगी और बंजर नदी मिलेगी। ये प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण दिशा की ओर से आकर किस में मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हिरण नदी है। आपको याद रखना है जो उत्तर से आकर नर्मदा में मिलती है। अब देखिए अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि जब उपयुक्त सभी हमें देखने को मिलता है एमपीपीएससी के पेपर में, तो उपयुक्त सभी पर टिक लगाना है, पर आप सभी को उपयुक्त सभी पर टिक नहीं लगाना है। आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आज सुबह की क्लास में हमने नर्मदा नदी तंत्र पढ़ा था, और उन सभी नदी जो अभी हमने कवर की है उन सभी नदियों की हमने बात की थी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हीरे की खान नहीं है। देखिए नहीं है पे आ चुका है वो, यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या नहीं होगा, जो हीरे की खान नहीं होगी। तो देखिए मेनली हीरा हमें किस चट्टान में मिलता है, तो सर हीरा हमें कुड़प्पा क्रम की चट्टान में मिलता है, और कुड़प्पा के अंतर्गत भी जाते हैं तो बिजावर श्रेणी में हमें देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, बिजावर श्रेणी में देखने को मिलता है। और जो यहाँ कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उनका मध्य प्रदेश में आप सर एक बार विस्तार बता दीजिए। तो जब हम विस्तार की बात करते हैं
तो मध्य प्रदेश के जो रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना वाले क्षेत्र में हमें कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? कुड़प्पा की बिजावर श्रेणियाँ देखने को मिलती है। और इन्हीं कुड़प्पा श्रेणी या बिजावर श्रेणी में हमें क्या मिलता है? हीरा प्राप्त होता है। अब हीरे की खान की बात करते हैं तो पन्ना में जो हमें देखने को मिलती है वहाँ मिलती है एक तो मझगवा की खान, यहाँ भी कहाँ पर है? पन्ना में, आपको याद रखना है। फिर देखिए हिनोता की खान भी हमें कहाँ मिलती है? पन्ना में मिलती है। पन्ना में एक और जो हीरे की खान है उसका नाम है महुआ टोला। क्या है? महुआ टोला एक और हीरे की खान है जो हमें कहाँ देखने को मिलती है? पन्ना में। अंगोर हीरे की खान की बात करते तो यहाँ कहाँ पर है? छतरपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। तो यह प्रमुख क्या हो गई? हीरे की खान हो गई। कहाँ पर प्राप्त होता है? पन्ना। तो सर सतना, छतरपुर, पन्ना आदि क्षेत्रों में हमें प्राप्त होता है। और जो अंगोर की खान है वो छतरपुर में स्थित है। मझोली जो एक स्थान है, मझोली की कोई खान नहीं है, मझोली एक स्थान है जो कि किसमें? कटनी और या जबलपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पन्ना से जो या हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का एक अधिकार है। क्या है? एक अधिकार है मध्य प्रदेश का, किसमें? हीरे के उत्पादन में। यानी भारत में एकमात्र राज्य है यहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। एक अधिकार के ऊपर भी एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ भी कवर करा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि थर्बनेट के अनुसार, थर्बनेट की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों जो इन्होंने आंसर दिया है उसका है उपाद्र प्रकार की जलवायु। हमारे यहाँ थर्नरबेट के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर बताया गया है। बाकी हमारे यहाँ किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ है करंट अफेयर जो स्टेट फॉरेस्ट मेंस के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए 1975 में क्या हुआ? खजुराहो नृत्य उत्सव चालू हुआ जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2024 में 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक क्या आयोजित किया गया? खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू किया गया। और यहाँ कौन सा एडिशन था इसका? संस्करण पूछा यानी एडिशन, तो इसका 50वां एडिशन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50वां। अब इसकी और बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कथक नृत्य, क्या कथक नृत्य में 1500 से अधिक महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके क्या बनाया? तो लिम्का बुक का रिकॉर्ड दर्ज कराया। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो खजुराहो महोत्सव है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ अलाउद्दीन खां अकादमी, कौन सी? अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा क्या किया जाता है? खजुराहो उत्सव का आयोजन किया जाता है। खजुराहो के बारे में आप सभी को पता है कि खजुराहो में क्या मंदिर है जो कि चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं, ये भी पता है। और 1986 में इन्हें किस में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी बची? 23 या 25 इनकी क्या बची है? संख्या बची हुई है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? किसकी बात कर रहा है? जुलाई माह की बात कर रहा है। तो कल भी हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कितनी? लगभग 90%। और पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वह किसके द्वारा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये भी हमने बात करी थी। अब इसमें पूछा गया है कि सामान्यतः अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? जुलाई माह में। तो आपको याद रखना है पूर्वी क्षेत्र में जुलाई माह में अधिक वर्षा होती है। उसका कारण क्या है कि जुलाई माह में क्या होते हैं कि दोनों ओर से पानी एक्टिव हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी वर्षा कराती है और उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम मानसून वाली वर्षा भी पूर्वी क्षेत्र में कराती है। इस कारण जुलाई के माह में पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घोरावरी किस खनिज का खनन केंद्र है? देखिए घोरावरी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में सर कोयला 2 क्षेत्र है। कौन कौन से? एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है और एक और हमारा कौन सा है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है,
अब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कानन नदी घाटी कोयला क्षेत्र और दूसरा पढ़ते हैं पेंच नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, अब जो घोराबरी की खान है वह क्या है, तो कोयले खनिज का एक खनन केंद्र है। क्या है, कोयले के खनिज का एक खनन केंद्र है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है कान्हन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका याद रखना, किसके अंतर्गत आता है, कान्हन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर थोड़े गांव हैं, जैसे घोराबरी नाम है तो घोराबरी नाम का वहाँ पर क्या होगा, एक गांव होगा, उसके नाम के आधार पर ही कोयला क्षेत्र का नाम रख दिया गया था। यहाँ पर हमें देखते हैं तो हमें एक जमाई पनारा नाम की खान भी देखने को मिलती है, कहाँ पर, कानन नदी घाटी में। उसके अलावा हमें दमुका और छपाट कोयला क्षेत्र भी देखने को मिलता है, कहाँ पर, कानन नदी घाटी में। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न आया। तो देखिए 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस दौरान कौन थे, हमारे मध्य भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा ओमान की सहायता से बीना सागर में, बीना किस में पड़ता है, सागर में पड़ता है, वहाँ पर एक तेल रिफाइनर की क्या रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी, या उसका उद्घाटन किया हुआ गया था। तो आपको याद रखना है। अब इस साल क्यों पूछा था, क्योंकि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस अपडेटेड करके इसका एक और बार उद्घाटन किया था, इसलिए यहाँ चर्चाओं में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीना में यह स्थित है। और बीना कहाँ पर है, सागर है। कभी पेपर में सागर आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है, उसका राइट आंसर सागर आप लगा के आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, बेतवा नदी है, और बेतवा नदी पर यहाँ पर क्या बना हुआ है, या तो माता टीला बांध बोल लो, या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बोल लो, या ही उसे राजघाट परियोजना बोल लो। ठीक है, तो इन सभी परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य की संयुक्त परियोजना है, और किस पे बनी गई है, तो बेतवा नदी पर बनाई गई है। यही राजघाट बांध से एक नहर निकाली गई है, जो कि ग्वालियर दतिया वाले क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। किसे करती है, ग्वालियर या दतिया वाले क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। तो किस नदी पर बनाई गई है, आप सभी को पता है कि राजघाट या माता टीला बांध के किस पे बना हुआ है, बेतवा नदी पर। तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करते तो कहाँ से उद्गमित होती है, सर, कुमरा गांव। और कुमरा गांव कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कुमरा गांव मेनली कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर, विंध्याचल पर्वतमाला से यह होके निकलती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको हमारे लाइव कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो आप हमारा जो MPPSC 2025 का टारगेट बेच जो चल रहा है, वह लाइव क्लासेस तथा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध है। कभी आपको इसे ज्वाइन करना है तो हमारी जो एप्लीकेशन है PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इससे डेली तौर पर देख सकते हैं, या जो आपका सपना है अधिकारी बनने का वह भी पूरा हो जाएगा। हमारी अच्छी अच्छी फैकल्टी जो डेली इस क्लास में पढ़ा रही हैं आपको, और लगातार 5 से 6 फैकल्टी लगातार आपकी लगी हुई है। टाइम पर यह कोर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आपका 2 से 3 बार रिवीजन भी कराने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस कोर्स के साथ अपने अधिकारी बनने का जो सपना है आपका, उसे पूरा करने का। इसमें हम आपको ऑल टॉपिक की PDF भी देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए 8839306361 पर, और इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाओं में सबसे प्राचीन व बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है। तो यहाँ उदयगिरी की गुफाओं की बात यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित है, तो सर वह विदिशा में विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर, विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। अब इन जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो इन गुफाओं की संख्या देखने को मिलती है 20। कितनी, टोटल 20 देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म की गुफाएं। कौन सी, जैन धर्म की गुफाएं। हिंदू धर्म की 18 गुफाएं तथा जैन धर्म की 2 गुफाएं।
यह गुप्तकालीन गुफाएं। कौन सी? गुप्तकालीन गुफाएं आपको याद रखना है। इसमें हमें गुफा नंबर 5 में विष्णु भगवान के बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। कौन सी? बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। और यहाँ पर वही पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाओं में हमें एक प्राचीन और बृहद मूर्ति देखने को मिलती है, वह किसका उदाहरण है? तो जो हमारे विष्णु भगवान थे उनके बराह अवतार की वह मूर्ति है। तो आप सभी को याद रखना है। उदयगिरी में, विदिशा विंध्याचल में हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। गुप्तकालीन है। 5 भी गुफाएं जो है वह मुख्य रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है और जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। और जैन धर्म के गुरु पार्श्वनाथ की भी इसमें हमें मूर्ति देखने को मिलती है। इसकी बात भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उमटबाड़ी मध्य प्रदेश के किस बोली का एक प्रकार है? तो देखिए आप सभी को पता है यहाँ मध्य प्रदेश है। अब देखिए बोली को छोड़कर उन्होंने क्या पूछ लिया? उपबोली के बारे में आपसे जानकारी ले ली। क्या ले ली? उपबोली के बारे में आपसे जानकारी पूछ ली। तो यहाँ का जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड में आप आओगे तो बुंदेली भाषा हमें देखने को मिलेगी। बघेलखंड में आओगे तो बघेली भाषा देखने को मिलेगी। फिर इधर निमाड़ में आओगे तो यहाँ पर आपको निमाड़ी भाषा देखने को मिलेगी। और ये जो मालवा वाला क्षेत्र जो राजस्थान से टच है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा बोली जाती है। और मालवी भाषा को कहाँ का बताया जाता है? तो वह सर राजस्थान की एक भाषा है, उससे प्रेरित है मालवा भाषा। तो जो उमटवाड़ी भाषा है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन बताया था उसमें आपको उमटवाड़ा का पठार भी बताया था उमटवाड़ा का पठार। कभी आप लॉजिक होता तो लगा के आ जाते कि सर उमटवाड़ा का पठार आपने मालवा के पठार का उप विभाजन बताया था, उसी के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मालवा हो जाता है। देखिए मालवी भाषा इसका राइट आंसर है। तो मालवी भाषा के कुछ अन्य उपबोलियाँ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उसके अंतर्गत आता है सोंधबाड़ी। सोंधबाड़ा का पठार अपन ने पढ़ा था, ठीक है। फिर उमटवाड़ी तो मैंने बता दी, और एक और है राड़ी। ये क्या है? वहाँ मालवी भाषा का उप विभाजन है, आपको इनको भी याद रखना है। फिर अब हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? तो देखिए मेघनाथ खंभ जो स्थापित किया जाता है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। जो स्टेट फॉरेस्ट मेंस वालों ने उत्तर दिया है उसके अकॉर्डिंग किसके द्वारा? कोरकू के द्वारा किया जाता है। कोरकू कहाँ पर रहती है? तो सर मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में कोरकू जनजाति हमारे यहाँ निवास करती है। फिर अगला देखिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, बिल्कुल सही है। यहाँ योजना 2023-24 से लेके 25-26 की अवधि के लिए, तो यहाँ भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। तो दोस्तों रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना की बात करते तो यह योजना जबलपुर जिले से शुरू की गई थी और इसके तहत मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए 10 रुपये का क्या दिया जाता है? हमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। फिर अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश निम्न में से कौन पारंपरिक माज गायन शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। तो दोस्तों यहाँ वही व्यक्ति है जिन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था 2024 में। उन्हीं पर MPPSC ने प्रश्न पूछा था, जिसमें से ओम प्रकाश शर्मा किससे संबंधित है? माछ से संबंधित है, आप सभी को पता है। कालू राम जो बामनिया है वो कबीर गायन से संबंधित, जो कि देवास से रिलेटेड है। और जो भगवती लाल पुरोहित है वो धार से संबंधित थे और वह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और जो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं वह भिंड जिले से संबंधित है। और पेरा तैराक है, क्या है? पेरा तैराक है। तो इन सभी को क्या दिया गया था? 2024 में पद्मश्री दिया गया था। आपके आने वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है सभी का। तो ओम प्रकाश शर्मा किससे संबंधित है? माच गायन से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जानी है? जियो पार्क ऐसा पढ़िए, यहाँ जियो और इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल पार्क। क्या होता है? जियोग्राफिकल पार्क होता है। तो यहाँ जियोग्राफिकल पार्क कहाँ पर? जबलपुर में बनाया जा रहा है, क्योंकि लम्हेटा वहाँ पर एक घाट है। और जो लम्हेटा घाट है यहाँ एक प्राचीन कालीन, या जो आप बोल सकते हो एक नवपाषाण कालीन स्थल है। क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर लोग जाकर रहने लगे थे नवपाषाण काल में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है।
साथ में आप सभी को पता है हमारे यहाँ डायनासोर पार्क भी है। तो डायनासोर पार्क कहाँ पर है? तो सर डायनासोर पार्क हमारा है धार में। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि मेघदूत पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो सर जो प्राचीन कालीन शहर होगा मध्य प्रदेश में वहीं पर स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में सर जो उज्जैन है वहाँ वैदिक कालीन वहाँ पर एक घड़ी स्थापित की गई है, वैदिक घड़ी। ठीक है, जो वैदिक के आधार पर क्या देता है, हमें टाइमिंग जोन बताता है। उज्जैन के बारे में आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल, क्या प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वहाँ भी उज्जैन में बनाया जा रहा है। यूनिटी मॉल क्या होता है? एक प्रकार का शॉपिंग मॉल होता है। यहाँ पर हमें एक ही स्थान पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। जब आप इंदौर से उज्जैन की तरफ जाओगे और उज्जैन पे जो महाकाल का गेट आता है, स्टार्टिंग में जब हम उज्जैन में एंट्री करते हैं उस गेट से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको इधर तरफ यूनिटी मॉल देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ है 1857 की क्रांति के मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी, उनको हमें जोड़ना है। तो देखिए मुराद अली जो थे वो महू से लड़े थे। तो सर हमें पहले वाले में दिख रहा है और चौथे में मिल रहा है। ठीक है, कभी आपको याद भी नहीं था। फिर देखिए दौलत सिंह, दौलत वाला आदमी तो सर जो होशंगाबाद के आइट साइड रहता है, तो नेमावर से लड़े थे। तो क्या हो जाता है, सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट। तो अब कहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है? नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है? मर्दन सिंह कहाँ से थे? भानपुर से थे। फिर राजा बख्त वली कहाँ से थे? शाहगढ़ से थे। तो राजा मर्दन सिंह कहाँ से हो गए? भानपुर से। राजा दौलत सिंह नेमावर से, बख्त वली शाहगढ़ से और मुराद अली महू से। तो ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसका अन्य नाम जो नर्मदा नदी का रेवा है, आप सभी को पता है। टोलमी द्वारा क्या बोला गया है नर्मदा नदी को? तो नमोदास बोला गया है। क्या बोला गया है? नमोदास बोला गया है। फिर एक और बात आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी को कुंवारी नदी कहाँ पर कहा जाता है? नर्मदा नदी को जो कुंवारी नदी कहा जाता है वह ओमकारेश्वर में कहा जाता है। इन्हें शिव पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बारामिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है बारामिहिर खगोल वेधशाला, क्या खगोल वेधशाला कहाँ पर है? तो सर उज्जैन में है। तो यानी क्या होगा, उज्जैन के आइट साइड बारामिहिर का जन्म हुआ होगा। बारामिहिर पुराने गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे। तो इनका जन्म जो हुआ था वह उज्जैन के कायथा नामक स्थान पे हुआ था। और कायथा कौन सा स्थल है? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फिर नाबटा टोली जो कहाँ पर महेशवर खरगोन में देखने को मिलता है हमें, और यहाँ भी कहाँ पर है? तो यहाँ भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। फिर जो हमारी इंदौर में भी एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि कहाँ पर है? आज़ाद नगर इंदौर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर हमें बताना है कि भैया कौन सा युग्म गलत है, तो वह पूछ रहा है। तो देखिए मेनली बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में। इसका नाम एक और क्या होगा? नर्मदापुरम इसका नया नाम है। ठीक है, गंगाऊ तो पन्ना में है, आप सभी को पता है गंगाऊ जलप्रपात पन्ना में। करेरा कहाँ पर है? तो करेरा भी भैया कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वह घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य अब नहीं बचा है, इसे क्या कर दिया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो घाटी गांव कहाँ? ग्वालियर में है, इंदौर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंदौर में हमें देखने को मिलता है सर कौन सा? तो राला मंडल देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। फिर देखिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सागर में जो हमें देखने को मिलता है क्या? नोरा देही। वह कहाँ पर है? सागर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य हाल ही में बनाया गया है। कहाँ पर? कर्मझीरी। उसका नाम क्या था? कर्मझीरी अभ्यारण्य, जो कि सिवनी जिले में बनाया गया है। इसको भी आपको याद रखना है।
साथ में दो एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा था, जो क्या है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। यहाँ क्या देखिए रातापानी जो टाइगर रिजर्व था उसे टाइगर रिजर्व का अभी तक दर्जा नहीं दिया गया, पर बहुत बुक में लिखा हुआ था तो व्यक्ति ने पढ़ा दिया। परंतु आपको याद रखना है रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां क्या है अभ्यारण्य है, जो कि किस जिले में, दमोह में है। और रातापानी अभ्यारण्य हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो रायसेन जिले में देखने को मिलता है। तो यही सभी चर्चित अभ्यारण्य हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकर पंडित राव का संबंध किस विद्या से था। तो शंकर पंडित राव की बात करते हैं तो शंकर पंडित राव मेनली कहाँ से हैं, इनका पूरा नाम है कृष्ण शंकर पंडित। क्या है, कृष्ण शंकर पंडित राव, जो कि मेनली ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। और ग्वालियर घराने में यह किससे, ख्याल गायकी से संबंधित है। क्या, ख्याल गायकी से संबंधित हैं। इनके द्वारा ग्वालियर में कुमार गंधर्व संगीत विद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको 1973 में भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। तो यही सभी पॉइंट आपको शंकर कृष्ण राव के बारे में याद रखना है। अगला है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कुडगरिया। क्या कहलाता है, कुडगरिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कुडगरिया है। गम्मत मेनली कहाँ पर होती है, निमाड़ और मालवा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। जब रात में सभी व्यक्ति मिलकर गाना गाते हैं संगीत के साथ तो उसे गम्मत कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल निम्न में से किस जिले में है। तो यह भैया धार जिले में, आपको याद रखना है। देवास में हमें कौन सा देखने को मिलता है, सर देवास में हमें मेनली जो देखने को मिलता है जैन तीर्थ स्थल, उसका नाम है पुष्पगिरी। क्या है, पुष्पगिरी है। फिर हम खरगोन की बात करते हैं तो खरगोन में भी एक इनका जैन तीर्थ स्थल है, ऊन जैन तीर्थ स्थल। फिर इंदौर की बात करते तो इंदौर में हमें क्या देखने को मिलता है, गोमट गिरी इनका एक तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 इनके जैन तीर्थ स्थल देख लिए। अब देखिए अगला है, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख का संबंध में कौन सा गलत है। तो देखिए दसपुर अभिलेख कहाँ पर है, तो दसपुर अभिलेख सर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मंदसौर जिले में देखने को मिलता है। इसकी बात करते हैं तो यह अभिलेख रेशम बुनकरों से संबंधित है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो बिल्कुल सही है। इसमें विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, तो यह भी बिल्कुल सही है। दसपुर के पश्चिमपुर भी कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। इस अभिलेख को दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है, बिल्कुल। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, तो यहाँ आंसर गलत है। इस अभिलेख की जो रचना की थी वह की थी वत्स भट्टी ने। किसने की थी, वत्स भट्टी ने। यहाँ पर आपको 3 फैक्ट यहाँ पर मिल गया। चौथा क्या हो गया कि आज संस्कृत में लिखा हुआ है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया, यह इसका राइट आंसर है। अब देखिए, अब हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपको हम 14,000 से अधिक क्या देने वाले हैं, प्रीलिम्स के प्रश्न देने वाले हैं। उसके बाद 25 से प्लस आपको FLT प्रदान करेंगे। यहाँ यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी है। इसको आप कितनी भी बार लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कुल प्राइस है 499। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एड ऑन कर सकते हैं आपकी तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए। आपको उसके लिए हमारी PHC by DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो हमारा यह नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, यहाँ टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहावर क्या है। तो भैया कोहावर क्या है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, जो कि आपने मोर मुरेला नाम सुन रखा होगा। मोर मुरेला जो कि बघेलखंड में, तो कोहावर भी मेनली बघेलखंड की एक क्या है, भित्ति चित्र है। और यहाँ पर शादियों में बनाते हैं, घरों पर दीवारों पर भगवान के चित्र बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो ऐसा ही कोहावर होता है जो बघेलखंड में प्रसिद्ध है। फिर अगला है, यशोवर्मन का सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, बासुल कवि हैं। इसका राइट आंसर यह है। अब देखिए यशोवर्मन कौन था, तो यशोवर्मन मध्य प्रदेश का जो ओलिकर वंश है उसका राजा था। कौन था, ओलिकर वंश से संबंधित था, जो कि हमारे रतलाम वाले क्षेत्र में क्या करता था, शासन करता था। तो यशोवर्मन वही है। उनका जो सौंदर्य अभिलेख है वह किसने लिखा है, बासुल कवि ने लिखा है। फिर अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। कल भी मैंने बताया था कि लकड़ी के खिलौने
लकड़ी के खिलौने, कल भी मैंने आप बताया था, लकड़ी यानी क्या होता है कास्ट, और कास्ट के खिलौनों के लिए सीहोर का बुधनी बहुत फेमस है। मामा शिवराज सिंह चौहान का पहले यह विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, आप सभी को पता है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान भारत, मध्य प्रदेश या भारत के क्या हैं, तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आप सभी को पता है क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उन्हीं को सौंपा गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है। आप यहाँ पर एक आंसर दे सकते हैं कि तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर कीजिए, आपके लिए अच्छा है। कैसी लगी यह क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देना है। कल हम वापस से इसी सीरीज को कंटिन्यू करके आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो हमारी जो PSC बाय DC सर की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए और कोर्स का फ़ायदा उठाइए, साथ साथ अच्छे से अध्ययन करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे। जय सिया राम।